नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है ऊंट की पीठ। लेखिका दीपक शर्मा। रकम लाए? बस्तीपुर के अपने रेलवे क्वार्टर का दरवाज़ा जीजा खोलते हैं। रकम मतलब 60,000 रुपये, जो वे अनेक बार बाबूजी के मोबाइल पर अपने एसएमएस से मांगते रहे। बाबूजी के दफ्तर के फ़ोन पर गिनाते रहे। 10 दिन पहले इधर से जीजी की प्रसूति निपटाकर अपने कस्बापुर के लिए विदा हो रही माँ को सुनाते रहे, धोती आपकी, कुसुम आपकी। फिर उसकी डिलीवरी के लिए उधार ली गई ये रकम, ये भी तो आपके नामे बाकी में जाएगी। जीजी कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ। मेरे अंदर एक अनजाना साहस जमा हो रहा है, एक नया बोध। शायद जीजा के मेरे इतने निकट खड़े होने के कारण। पहली बार मैंने जाना है, अब मैं अपने कद में, अपने गठन में, अपने विस्तार में जीजा से अधिक ऊंचा हूँ, अधिक मजबूत, अधिक वजनदार। 3 वर्ष पहले जब जीजी की शादी हुई तो मेरे उस 13 वर्षीय शरीर की ऊंचाई जीजा की ऊंचाई के लगभग बराबर रही थी, तथा आकृति एवं बनावट उनसे क्षीण एवं दुर्बल। फिर उसी वर्ष मिली अपनी आवासीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत कस्बापुर से मैं लखनऊ चला गया, और इस बीच जीजी से जब मिला भी तो हमेशा जीजा के बगैर। उसे जब भी मिलना जब रकम तुम्हारे हाथ में हो। जीजा मेरे हाथ के मिठाई के डिब्बे को घूरते हैं, लिप्सा लिप्त। उनकी जुबान उनके गालों के भीतरी भाग में इधर उधर घूमती हुई चिह्नित की जा सकती है, मानो अपनी धमकी को बाहर उछालने से पहले वे उससे कलोल कर रहे हों। 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद जिस विकट जीजा को मैं देख रहा हूँ, वे मेरे लिए अजनबी हैं। छोटी खुन्नी आँखें, चौकोर पिचके हुए गाल, चपटी फूली हुई नाक, तिरछे मुड़क रहे मोटे होंठ, गर्दन इतनी छोटी, मालूम होता है कि उनकी छाती उनके जबड़ों और ठुड्डी के बाद ही शुरू हो लेती है। माँ का सिखाया गया जवाब इस बार भी मैं नहीं दोहराता कि रुपयों का प्रबंध हो रहा है। आज तो मैं केवल अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाने की खुशी में आप लोगों को मिठाई देने आया हूँ। अपनी ही ओर से जीजी को ऊंचे सुर में पुकारता हूँ, जीजी। किशोर। जीजी तत्काल प्रकट हो लेती हैं, एकदम खस्ता हाल, बालों में कंघी नहीं, सलवार और कमीज़ बेमेल, दुपट्टा नदारद, चेहरा वीरान और सूना। ये वही जीजी हैं जिन्हें अलंकार एवं आभूषण की बचपन ही से सनक रही थी। ये वही जीजी हैं जिन्हें अलंकार एवं आभूषण की सनक बचपन से रही। अपने को सजाने संवारने की धुन में जो घंटों अपने चेहरे, अपने बालों, अपने हाथों, अपने पैरों से उलझा करती थीं, जिस कारण बाबूजी को उनकी शादी निपटाने की जल्दी रही। वे अभी अपने बीए प्रथम वर्ष ही में थीं जब उन्हें ब्याह दिया गया था, क्लास 3 ग्रेड के इन माल बाबू से। क्या लाया है? लालायित जीजी मेरे हाथ का डिब्बा छीन लेती हैं, खटाखट उसे खोलती हैं और खुशी से चीख पड़ती हैं, मेरी पसंद की बर्फ़ी। मालूम है अपनी गुड़िया को मैं क्या बुलाती हूँ? बर्फ़ी। बर्फ़ी का एक साबुत टुकड़ा वे तत्काल अपने मुंह में छोड़ लेती हैं। अपने से पहले मुझे खिलाने वाली जीजी भूल रही हैं कि बर्फ़ी मुझे भी बहुत पसंद है। ये भी भूल रही हैं कि हमारे कस्बापुर से उनका बस्तीपुर पूरे 4 घंटे का सफ़र है और इस समय मुझे भूख लगी होगी। जीजा जी को भी बर्फ़ी दीजिए। उनकी च्युति बराबर करने की मंशा से मैं बोल उठता हूँ, तेरे जीजा बर्फ़ी नहीं खाते। ठठाकर जीजी अपने मुंह में बर्फ़ी का दूसरा टुकड़ा ग्रहण करती हैं। मानुष मांस खाते हैं, मानुष लहू पीते हैं, आदमी नहीं आदमखोर हैं वे। क्या ये सच है? हड़बड़ाकर मैं जीजा की ही दिशा में अपना प्रश्न दाग देता हूँ। हाँ ये सच है, इसे यहाँ से ले जा, वरना तुम दोनों को खा जाऊंगा। सरकारी जेल इस नरक से तो बेहतर ही होगी। चिंगारी छोड़ोगे तो लकड़ी चिटकेगी नहीं, मुंह ऊंट का रखोगे और बैठोगे बाबूजी की पीठ पर। जा। जीजा मुझे टहुका देते हैं, तू रिक्शा लेकर आ, इसे मैं यहाँ अब नहीं रखूँगा। ये औरत नहीं चंडी है। और तुम
तुम दुर्वासा हो, दुर्वासा। जीजी ठीठी छोड़ती हैं और बर्फी का तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में दबा लेती हैं। जा, तू रिक्शा लेकर आ। जीजा मुझे बाहर वाले दरवाजे की ओर संकेत देते हैं। जब तक मैं इसका सामान बांध रहा हूं। भावावेग में जीजी और प्रचंड हो जाती हैं। मैं यहां से कतई नहीं जाने वाली, कतई नहीं जाने वाली। जा, तू रिक्शा ला। जीजा की उत्तेजना बढ़ रही है, वरना मैं इसे अभी मार डालूंगा। किम कर्तव्य विमूढ़ मैं उनके क्वार्टर से बाहर निकल लेता हूं। बाबूजी का मोबाइल मेरे पास है, उनके आदेश के साथ। कुसुम के घर जाते समय इसे स्विच ऑफ कर लेना और वहां से बाहर निकलते ही ऑन। मुझे फौरन बताना क्या बात हुई। और एक बात और याद रहे, इस पर किसी भी अनजान नंबर से अगर फ़ोन आए तो उसे उठाना नहीं। सन्नाटा खोजने के उद्देश्य से मैं जीजी के ब्लॉक के दूसरे अनदेखे छोर पर आ पहुंचा हूं। सामने रेल की नंगी पटरी है, उजाड़ एवं निर्जन। माँ ने मुझे बताया था कि जीजी के क्वार्टर से 100 कदम की दूरी पर एक रेल लाइन है, जहां घंटे घंटे पर रेलगाड़ी गुजरा करती है। मैं बाबूजी के सिंचाई विभाग के दफ्तर का फ़ोन मिलाता हूँ। हाल ही में बाबूजी क्लास 3 के क्लर्क ग्रेड से क्लास 2 में प्रोन्नत हुए हैं। इस समय उनके पास अपना अलग दफ्तर है और अलग टेलीफोन। हेलो, बाबूजी फ़ोन उठाते हैं। जीजी को जीजा जी मेरे साथ कस्बापुर भेजना चाहते हैं, उसे यहाँ हरगिज़ हरगिज़ मत लाना। बाबूजी मुझे मना करते हैं, वो वहीं ठीक है। नहीं, मैं चिल्लाता हूँ, वे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। उनका दिमाग, उनकी ज़ुबान उनके वश में नहीं। जीजा उन्हें मार डालेंगे। सरकार ने ऐसे सख्त कानून बना रखे हैं कि वो उसे मारने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वैसे भी वो आदमी नहीं, गीदड़ है, गीदड़। भभकी ही भभकी रखे है अपने पास। पर जीजी आत्महत्या भी कर सकती हैं। एक बिजली की मानिंद जीजी मुझे रेल की पटरी पर बिछी दिखाई देती हैं और ओझल हो जाती हैं। नहीं, वो कुसुम को आत्महत्या नहीं करने देगा। वो जानता है उसकी आत्महत्या का दोष भी उसी के मत्थे मढ़ा जाएगा और उसी की गर्दन नापी जाएगी। तुम कोई चिंता ना पालो, बस घर चले आओ। लेकिन उधर वे दोनों मेरी राह देख रहे हैं। जीजा ने मुझे रिक्शा लाने भेजा था। बस स्टैंड का रुख करो और चले आओ। कुसुम के पास अब भूल से भी मत जाना। और फिर इधर तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछ रहे हैं, टीवी चैनल वाले तुम्हारे इंटरव्यू के साथ तुम्हारी माँ और मेरा भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बाबूजी का कहा मैं बेकहा नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही बस्तीपुर से 1 बजे वाली बस कस्बापुर के लिए रवाना होती है, मुझे ध्यान आता है जीजी की बेटी के लिए माँ ने चांदी की एक छोटी गिलासी मुझे सौंपी थी। भांजी को पहली बार मिल रहे हो, उसके हाथ में कुछ तो धरोगे। वह गिलासी मेरे साथ वापस चली आई है। भांजी को मिला ही कहाँ मैं। बाबूजी का मोबाइल रास्ते भर बजता है, कई अनजाने नंबरों से, जीजा के नंबर से भी, लेकिन तब भी जवाब में मैं उसे नहीं दबाता। मुझे खटका है, जीजी मेरे लिए परेशान हो रही हैं और बदले में जीजा को परेशान कर रही हैं। जीजी को बिना बताए मुझे कदापि नहीं आना चाहिए था। कहीं जीजी मुझे खोजने रेल की पटरी पर ना निकल लें और ऊपर से रेलगाड़ी आ जाए। उस खटके को दूर करने के लिए मोबाइल से मैं बाबूजी के दफ्तर का नंबर कई बार मिलाता हूँ, किंतु हर बार उसे व्यस्त पाकर मेरा खटका दुगने वेग से मेरे पास लौट आता है। शाम 5 बजे बस कस्बापुर जा लगती है। घर पहुँचता हूँ तो घर के सामने जमा स्कूटरों और साइकिलों की भीड़ मुझे बाहर ही से दिखाई दे जाती है। अंदर दाखिल होता हूँ तो माँ को स्त्रियों के एक समूह के साथ विलाप करते हुए पाता हूँ। जीजी रेल से कट गई क्या? तुम आ गए। मुझे देखते ही पुरुषों के जमघट में बैठे बाबूजी उठ खड़े होते हैं और मुझे घर के पिछले बरामदे में लेवा लाते हैं। यहाँ एकांत है, हमें अभी बस्तीपुर जाना होगा। वे मेरी पीठ घेर रहे हैं, मजबूत दिल से, मजबूत दिमाग से। तुम रास्ते में थे इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया।
बस में अकेले तुम अपने को कैसे संभालते, क्या करते? कुसुम मुझे खोजने वे घर से निकली और रेलगाड़ी ऊपर से आ गई। मैं फट पड़ता हूं। उस मक्कार ने तुझे भी फोन कर दिया? बाबूजी चौकन्ने हो लेते हैं, अपने को निरपराध ठहराने के लिए। लेकिन ये सच है। मैं बिलख रहा हूं। जीजी को मैं कहां बता कर आया कि मैं इधर लौट रहा हूं? ठीक से मैं उनसे मिला भी नहीं। पहले जीजा ने तमाशा खड़ा किया, फिर जीजी आपा खो बैठी और फिर आपने हुक्म दे डाला, वापस आ जा, वापस आ जा। शांत हो जा। बाबूजी मेरी कलाई अपने हाथ में कस लेते हैं। शांत हो जा। कुसुम को जाना ही था। उसका कष्ट केवल काल ही काट सकता था, हम लोग नहीं। हम केवल उसकी बिटिया की रक्षा कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसे अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं और करेंगे भी। बस्तीपुर से लौटती बार उसे अपने साथ इधर लेते आएंगे। सहसा बस्तीपुर वाली बिजली मेरे सामने फिर कौंध जाती है। जीजी रेल की पटरी पर बिछी हैं, लेकिन अब वे अदृश्य नहीं हो रही, मुझे दिखाई दे रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। हमारे कस्बापुर की बर्फी अपने मुंह में दबाए हुए।